मैं डॉक्टर श्रीमती शशिकला सिन्हा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय माता शबरी नवीन गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास प्रारंभ से 1206 के अंतर्गत मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश के संबंध में कुछ जानकारी आपको देना चाहती हूँ। जिस प्रकार से भारत में यवन, शक और पल्लवों ने अपने शासन स्थापित किया था, उसी प्रकार से कुषाणों ने भी भारत में अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। जैसा आप लोगों को विदित ही होगा कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, किंतु कनिष्क ने शासन की स्थापना नहीं की थी। तो वास्तव में कुषाण कौन थे, ये प्रश्न उठता है। तो चीनी स्रोतों के अनुसार ये यूची जाति की एक शाखा थी जो उत्तर पश्चिमी चीन के कांसू प्रांत में निवास करते थे और वहीं से वो भारत में फैले थे। इस वंश की स्थापना करने वाला, इस वंश का संस्थापक कुजुल कथफेस था और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी विम कथफेस हुआ है। किंतु इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ, जो कि करीब 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और उसी समय से उसने शक संवत प्रारंभ किया था। उसने पुरुषपुर अर्थात पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाई थी और बाद में उसने मथुरा को राजधानी बनाई और वहाँ से उसने साम्राज्य विस्तार और अपने साम्राज्य के संगठन का कार्य प्रारंभ किया है। तो कनिष्क की उपलब्धियाँ क्या थी, उसने क्या क्या कार्य किया है? तो अगर हम शासन प्रबंध को देखते हैं तो इतिहासकारों के अनुसार उसकी जानकारी बहुत कम मिलती है। अर्थात शासन प्रबंध के क्षेत्र में उसकी जानकारी केवल कुछ अभिलेखों के माध्यम से, कुछ चीनी स्रोत साहित्यों के माध्यम से ये पता चलता है कि उसने जिन प्रदेशों को जीता था वहाँ पर उसने शासकों की नियुक्ति की थी और क्षत्रप शासन व्यवस्था स्थापित की थी, जिसकी एक राजधानी मथुरा थी और दूसरी काशी थी। किंतु अन्य सांस्कृतिक उपलब्धियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कनिष्क के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप लोगों को मालूम है कि वो महान विद्या अनुरागी था, कला साहित्य का प्रेमी था और विशेष करके उसके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक जैसे विद्वान दार्शनिक और वैज्ञानिक आश्रय पाते थे। इससे पता चलता है कि वो विद्वानों का भी बड़ा आश्रयदाता था। तो सबसे पहले उसने बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए प्रयत्न किया, जैसा कि सम्राट अशोक ने किया था कि बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया और केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसके प्रचार प्रसार के लिए उसके द्वारा प्रयत्न किया गया था। इसने भी, कनिष्क ने भी अशोक के ही समान उसी प्रकार प्रयत्न किए थे। सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि यह है कि उसने अपने शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। इसका आयोजन कश्मीर के कुंडलपुर में किया गया और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसका उपाध्यक्ष अश्वघोष था। करीब पूरे विश्व के करीब 500 बौद्ध विद्वानों ने इसमें भाग लिया था और इस सम्मेलन की, इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कनिष्क ने यहाँ से बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा, जिसको हम कहते हैं महायान शाखा, उसका प्रादुर्भाव किया था। जो बौद्ध धर्म के कठिन सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों में, नियमों में व्यावहारिकता लाने के उद्देश्य से कनिष्क ने महायान शाखा की स्थापना की और उसका उसने प्रचार प्रसार किया था। अगर हम उसके कुछ विजयों के क्षेत्र में देखते हैं तो उसने सबसे पहले पार्थिया के साथ में युद्ध किया और उसे पराजित किया था। इसके बाद उसने कश्मीर के ऊपर विजय प्राप्त की और कनिष्कपुर नामक उसने नगर बसाया था। उसने चीन के साथ भी युद्ध किया था क्योंकि चीनी साम्राज्य का विस्तार उसके उत्तर पश्चिमी सीमा तक होता जा रहा था।
इसलिए उसने सर्वप्रथम चीनी राजकुमारी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए अपना प्रस्ताव लेकर के अपने एक दूत को भेजा था, लेकिन चीनी शासक हांसू ने उसके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और दूत को बंदी बना लिया था। इसे अपना अपमान समझ करके कनिष्क ने एक विशाल सेना लेकर चीन के ऊपर आक्रमण किया, किंतु मौसम की खराबी के कारण उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। उसके बहुत से सैनिक मारे गए और उसे पराजित होना पड़ा। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि बाद में उसने अपनी इस पराजय का बदला ले लिया था और जब उसे कर देने के लिए बाध्य होना पड़ा था, बाद में उसने कर देना भी बंद कर दिया था। उसने पाटलिपुत्र साकेत के ऊपर भी विजय प्राप्त की थी, मगध के ऊपर आक्रमण किया था और वहाँ से ही उसने अश्वघोष को अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में वो लेकर के आया था और अपने राज्यसभा में उसे सुशोभित किया था। तो इस प्रकार विजयों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसने रोम के साथ भी मधुर संबंध स्थापित किए थे और रोम के साथ उसके दूतों का आदान प्रदान भी होता था और यहाँ तक कि व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे थे। वो भारत से मसाले और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हैं वो रोम में भेजता था और वहाँ से वो भारत में सोना का आयात करता था। तो इस प्रकार से रोम के साथ में उसके व्यापारिक संबंध थे। निर्माण कार्यों की दृष्टि से देखा जाए तो जैसा मैंने बताया कि उसने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। इसके अलावा उसने बहुत से बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था, मीनारों का निर्माण कराया था। तो इससे ये साबित होता है कि निर्माण कार्यों में भी उसकी अभिरुचि रही होगी और वो साहित्य कला का तो अनुरागी था ही, क्योंकि मैंने बताया कि उसके दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष, चरक जैसे विद्वान और दार्शनिक शरण पाते थे और उन्होंने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना, जैसे अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की, नागार्जुन ने शून्य के ऊपर अपना विचार व्यक्त किया और चरक संहिता की रचना तो चरक ने इसी समय की थी, जिसमें उसने विभिन्न प्रकार के रोगों के निवारण के लिए औषधियों के बारे में जानकारी दी थी। इसलिए उसे चिकित्सा शास्त्र का जनक भी माना जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में चहुमुखी भारत की उन्नति हुई, किंतु कनिष्क के पश्चात उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं हुए और उनके दुर्बलताओं के कारण कुषाण वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। कनिष्क के उत्तराधिकारियों में वशिष्ठ, हुविष्ठ, कनिष्क द्वितीय और उसके बाद वासुदेव उसका उत्तराधिकारी हुआ, किंतु इन लोगों में उसके समान योग्यता नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुषाण वंश का विशाल साम्राज्य पतनोन्मुख होने लगा। चीनियों, ईरानियों और पार्थियनों ने भारत पर आक्रमण करके और अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुषाण वंश का पतन हो गया। किंतु हम ये देखते हैं कि कुषाण वंश के अंतर्गत कनिष्क एक महान विजेता था, महान शासक था, इसलिए भारत के महान शासकों में उसकी गणना की जाती है और विजयों के क्षेत्र में उसकी तुलना समुद्रगुप्त से की जा सकती है। और शासन व्यवस्था, जैसा कि इतिहासकारों ने बताया कि बहुत अधिक शासन व्यवस्था की जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी उसका साम्राज्य जो था वो दूर दूर तक फैला हुआ था, इसलिए साम्राज्य विस्तार और शासन प्रबंध के क्षेत्र में भी उसे योग्यता प्राप्त थी। उसने जो बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए प्रयत्न किया था, इससे वो विश्वविख्यात हुआ। उसने अनेक अभिलेखों का भी निर्माण कराया, सिक्के मुद्राएं भी चलाई और बौद्ध धर्म की प्रगति उन्नति के लिए उसने प्रयत्न किया। और जैसा कि मैंने बताया ही कि बौद्ध संगीति का उसने आयोजन किया और महायान शाखा, नवीन शाखा की स्थापना उसने की, जिससे ये प्रतीत होता है कि धर्म के प्रति उसकी बहुत अधिक अभिरुचि थी। साहित्य कला विद्या का अनुरागी था ही, इसलिए उसके शासनकाल में साहित्य कला और विज्ञान की भी बहुत अधिक उन्नति हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है उस दृष्टिकोण से, तो कनिष्क का भी काल उसी प्रकार से उन्नतशील रहा है।